प्रॉपर्टी के प्राइसेस हाई हैं। माय डियर फ्रेंड, प्रॉपर्टी के प्राइसेस ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। आपने अगर पहले वाली स्लाइड में देखा कि बेस्ट टाइम टू बाय अ होम इज 5 years लेटर। सो आप 5 साल ऑलरेडी रेट हैं अगर आप आज भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बचने के लिए अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करनी है, या फिर कोई मोटिवेटेड सेलर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। अब ये अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टीज क्या होंगी या फिर मोटिवेटेड सेलर्स क्या होंगे, सो उसके बारे में हम बात करते हैं। अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी है जहां पर उनमें रेनोवेशन की रिक्वायरमेंट है, कुछ ना कुछ डैमेज है प्रॉपर्टी में, वट उस पर्टिकुलर डैमेज की वजह से जो वहां का ओनर है रिपेयर नहीं करना चाहता, वो सेल करना चाहता है। जब प्रॉपर्टी डैमेज है या फिर वहां रिक्वायरमेंट है कुछ ना कुछ रेनोवेशन की, उस पर्टिकुलर केस में नेगोशिएशन की पावर हमारे पास रहती है, मीन्स बायर के पास रहती है। सो हमें उस टाइप की प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करना है, या फिर कुछ मोटिवेटेड सेलर्स ढूंढने हैं। भी मोटिवेटेड सेलर्स क्या होते हैं, तो मोटिवेटेड सेलर्स को समझने के लिए ऐसे समझिए कि आपने इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोग क्या समझते हैं कि मैंने एक फ्लैट खरीदा वही मेरा इन्वेस्टमेंट है। जैसा मैंने बोला था, आपका घर जो है आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। अभी किसी के पास एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, मेडिकल इमरजेंसी आ गई और उसके पास पैसा नहीं है, इमरजेंसी फंड्स उसने मैनेज करके नहीं रखा, वो क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा बहुत सारे ऑप्शंस को। जब उसके पास कुछ नहीं मिलेगा तो जो उसके पास इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट का, प्रॉपर्टी का, फ्लैट का, जो भी है वो उसको सेल करने की कोशिश करेगा। सिंस उसके पास इमरजेंसी सिचुएशन है तो वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करने के लिए रेडी रहेगा। कंप्रोमाइज करने के लिए रेडी रहेगा मतलब जो उसकी मार्केट कॉस्ट है उससे लोअर रेट पे बेचने के लिए रेडी रहेगा। अगर उस टाइप की प्रॉपर्टीज आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं और वहां सेल को ग्रैब कर लेते हैं अपॉर्चुनिटीज को, तो उसको क्या बोलेंगे, मोटिवेटेड सेलर्स। ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आप देखें तो एक तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना प्रॉफिट भी कर रहे हैं क्योंकि आप मार्केट रेट से कम रेट पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। दूसरा, वो बंदा जिसको एक्चुअल में पैसे की रिक्वायरमेंट है उसको आपने सपोर्ट किया, तो आप दूसरों को सपोर्ट भी कर रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं। इसके साथ में आप फाइनेंसिंग ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मल्टीपल फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें बेस्ट जो होता है लेवरेजिंग कंसेप्ट, अगर हम बात करते हैं तो रियल एस्टेट में बहुत अच्छे से काम करता है। अभी लेवरेजिंग क्या है, लेवरेजिंग वो कंसेप्ट है जहां आप किसी और के पैसे का यूज करके अपनी बाइंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। लाइक मुझे अगर आज किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना जिसकी कॉस्ट 50 लाख रुपए है, मेरे पास 10 लाख रुपए भी है तो मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। 40 लाख रुपए बैंक मुझे फाइनेंस करके देगा। और उस लेवरेजिंग को कैसे फ्यूचर में बेनिफिट करना उसको मैं बहुत डीपली समझाता हूँ। शो में यहाँ बात करता हूँ आपको। सपोज मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैंने 50 लाख की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया, 40 लाख रुपए मैंने बैंक से लिया, जो प्रॉपर्टी मैंने खरीदी उसको मैंने रेंट आउट कर दिया। मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ जो मैंने रेंट पे प्रॉपर्टी दी है, जो मेरा मंथली रेंटल यील्ड आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ सफिशियंट है बैंक का इंटरेस्ट पे करने के लिए। अभी बैंक का इंटरेस्ट मैं पे कर पा रहा हूँ रेंटल यील्ड से, रिमेनिंग मेरा 40 का 40 लाख एज इट इज रहेगा। कंसीडरिंग रिटर्न, रियल एस्टेट जो है आपको 5% के अराउंड रिटर्न देगा या फिर 8% तक रिटर्न देगा, मीन्स आपकी प्रॉपर्टी जो है 8 ईयर्स में डबल कर जाएगी। अभी 50 लाख की प्रॉपर्टी 8 ईयर्स में डबल की मतलब अपने 1 करोड़ का आपका प्रॉपर्टी हो गया। आपने सेल आउट कर दिया उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, 40 लाख रुपए बैंक को एज इट इज पे कर दिया, 60 लाख रुपीस आपके पास बचता है। अभी आप बताइए मुझे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अगर विद इन 8 ईयर्स आपने 60 लाख रुपीस अर्न किया, क्या किसी और असेट क्लास में पॉसिबल है? गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, बैंक को बोलेंगे मुझे गोल्ड खरीदना है 50 लाख का, 40 लाख रुपए लोन दे दीजिए, मिलेगा क्या? शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ रियल एस्टेट। इसके साथ में आप किसी और के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। सपोज 4-5 फ्रेंड्स हैं, सभी के पास 4-4, 5-5 लाख रुपए हैं, पूल कीजिए पैसे को, लीगली अपना डॉक्यूमेंटेशन कीजिए और उस डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। बट रिकमेंडेड है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन फुल प्रूफ होना चाहिए, कभी भी डिस्प्यूट के चांसेस नहीं होने चाहिए। उसके साथ में जो भी इंडिविजुअल के पास एक्सपर्टाइज है, उस एक्सपर्टाइज को यूज करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। लाइक कोई एक बंदा होगा जो कि पब्लिक रिलेशनशिप में बहुत अच्छा होगा, तो उसके एक्सपर्टाइज को यूज करके आप
नए नए कस्टमर्स ला सकते हैं अपने बिजनेस में, या फिर बैंक के साथ कनेक्शन कर सकते हैं। कोई बंदा ऐसा होगा जिसको लीगली ज्यादा पता होगा, सो वो ड्यू डिलिजेंस के लिए हेल्प कर सकता है। इस तरह से आप मल्टीपल पार्टनर्स बना के बेनिफिट ले सकते हैं। एमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एमर्जिंग मार्केट क्या है? वो मार्केट जहां अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। तो जब स्टार्ट हुआ है उस पर्टिकुलर एरिया में फ्यूचर में डेवलपमेंट के स्कोप है, बट अभी करेंटली डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ रेट कम रहते हैं। कम होंगे तो आप वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कम पैसे में फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने हैं। इसके साथ में आप रीट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वो कंपनीज होती हैं जो कि कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करती हैं, और जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां से जो रेंटल यील्ड आती है वो अपने इन्वेस्टर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड पे करती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में होता है। सिमिलर वे में वो कंपनीज रीट्स में इन्वेस्टमेंट करती हैं। अगर आप ऐसे हैं इस कंडीशन में कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वट आप करना चाहते हैं, तो रीट्स बेस्ट ऑप्शन है। सिर्फ आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है। आप सिंगल शेयर भी खरीद सकते हैं, और इंडिया में अभी 3-4 रीट्स लिस्टेड है, सभी का रेट बिलो 500 है। अभी आप हर महीने एक एक शेयर भी खरीद के फ्यूचर में अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा करके जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरह से अगर आपका प्रॉपर्टी के प्राइसेस हाई लग रहे हैं या फिर आपके पास बहुत कम पैसा है, तब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।